बाकी के मेहमानों के पास जाता हूं। घनश्याम तिवारी जी, आपसे जरा यह समझ लूं संगीत जी के पास जाने से पहले कि अगर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में ही जेनजी को लेकर बात हो रही है, तो समाजवादी पार्टी जेनजी को लेकर उसका लोकस स्टैंड है क्या है? नमस्कार दिनेश जी, आपको, दर्शकों को और को पैनलिस्ट को। देखिए, जेनजी कोई नया इजाद किया हुआ अफलातून चीज नहीं है। हमारे देश के बच्चे हैं, वो बच्चे क्या चाहते हैं? वो अच्छी शिक्षा चाहते हैं। उन्होंने अपने बड़े भाई बहनों को उस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में जिसने कहा था कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, उन्होंने नौकरी के लिए तरसते देखा है। एग्जाम पेपर में उन्होंने अपने साथियों को आत्महत्या की सोच लाते हुए देखा है, कुछ साथियों को मरते देखा है। ये बच्चे किसी राजनीतिक दल के नहीं थे। हो सकता है कि इनके ज्यादातर बच्चों के माँ बाप किसी न किसी समय भारतीय जनता पार्टी को वोट देते थे। आज ये बच्चे भारतीय जनता पार्टी को बाल नरेंद्र पार्टी बोलते हैं। आप देख लीजिए इंस्टाग्राम, बाकी जगह कि बाल नरेंद्र कितने भजन चल रहे हैं। लगभग 10-12 साल से चाचा नेहरू को तरह तरह से प्रधानमंत्री मोदी जी टारगेट कर रहे हैं। आज के बच्चे चाचा नेहरू को तो चाचा नेहरू कह रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ बाल नरेंद्र कह रहे हैं। क्योंकि ढोंग का भी एक समय होता है, एक एक्सपायरी डेट होती है। जब आपका कोई दर्शक देखेगा जो बहुत माहिर है, मैं एक सेकंड आपको रोक के ये बात पूछना चाहता हूं कि मान लीजिए किसी आयु वर्ग का, जेनजी के अंदर फॉल करने वाले आयु वर्ग का कोई व्यक्ति है और किसी भी नेता के बारे में, जैसे आपके ही नेता के संदर्भ में कोई अगर बात कह दे, तो क्या उसको ब्रह्मसूत्र मान लेना चाहिए? क्या उसको स्थापित सत्य मान लेना चाहिए? क्या ये मान लेना चाहिए कि यही इस समय का इस व्यापक सच है, ऐसा मान लेना चाहिए इस तरह के विशेषणों के साथ? उससे माफी तो नहीं मंगवानी चाहिए। देश के इतिहास में किसी प्रधानमंत्री ने 15 साल की बच्ची से माफी नहीं मंगवाई है, और माफी मंगवाने के बाद अपनी पीठ नहीं थपथपाई है। देश के इतिहास में इससे बड़ा ढोंग किसी प्रधानमंत्री ने किया नहीं है कि संसद के माथे पर अपना, संसद के चौखट पर अपना माथा रखा हो। और आप 12 साल का डेटा देखिए, आपका कोई भी जेनजी देख सकता है कि औसतन संसद जितने इतवार होते हैं उससे कम दिन आहूत होती है, और देश के प्रधानमंत्री 10 से 12 दिन संसद में बैठते हैं। नहीं, लेकिन क्या आप ये मानते हैं कि समाजवादी पार्टी को जब रूल करने का मौका मिला तो उसने शिक्षा के मामले में, अगर ये समझा जाए कि जेनजी का ज्यादातर सरोकार और ज्यादातर उनकी चिंताएं जो हैं, कंसर्न्स, वो शिक्षा को लेकर हैं, तो क्या ऐसा मॉडल समाजवादी पार्टी ने दिया जो बाकी के मॉडल से, बाकी जो एजुकेशन के मामले में काम कर रही सरकारें हैं उनके बरक्स श्रेष्ठ है, और जिसको ये कहा जा सकता है देखिए वी वर द बेटर टू एड्रेस देयर कंसर्न्स? दिनेश जी, मेरे पिताजी एयरफोर्स में एयरमैन के रूप में कार्य करते थे। मैं केंद्रीय विद्यालय में पढ़ा। केंद्रीय विद्यालय किसी परिवार ने नहीं बनाया था, किसी संघ परिवार ने नहीं बनाया था। मेरे कई साथी सैनिक स्कूल में पढ़े, उस पर किसी संघ परिवार का कब्जा नहीं था। मैं कर्नाटक रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज में मैंने इंजीनियरिंग की, संघ परिवार का कब्जा नहीं था। IIM बैंगलोर में पढ़ा, संघ परिवार का कब्जा नहीं था। लेकिन ये जो मोहन भागवत आज प्रवचन दे रहे हैं, जिन्होंने एक बच्चे को 10th से 12th तक पढ़ाने में मदद नहीं की होगी, खुद से अपने दम पर, जो हमारे माता पिता करते हैं, वो और उनका संघ परिवार, उसने पूरे शिक्षा व्यवस्था को एक गिद्ध की तरह नोच डाला है, कब्जा कर लिया है। जेनजी का प्रोटेस्ट सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ नहीं था, ये उन गिद्धों के खिलाफ था जो जिनके पास न कोई साइंटिफिक सोच है, न कोई मिशन है। वो हमारे बच्चों को बर्बाद करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हमारे बच्चे उल जलूल बातों में उलझे रहें, नफरत की बातों में उलझे रहें। वो प्रधानमंत्री को भगवान माने, वो ये माने कि वो राम को लाए हैं। जी, लेकिन एक बात और मैं जानना चाहता हूँ, ये बड़ी सहज उत्सुकता है कि अगर मान लीजिए कोई साम्यवादी, कोई समाजवादी, कोई वामपंथी विचारक या उस तरफ की सोच को मानने वाला व्यक्ति किसी एक कुर्सी पर बैठा हुआ है, तो उससे ये उम्मीद की जाती है कि वो अपनी जिम्मेदारी का भी ठीक से निर्वहन करेगा, उसकी जो मान्यताएं हैं, जो अपनी उसकी आइडियोलॉजी है, वो भी लेकर चल सकता है। वो यही तो माना जाता है, क्योंकि हर एक कोई वोटर जो है किसी ना किसी पार्टी का तो है, लेकिन साथ में अपने दायित्वों का निर्वहन भी कर रहा है। एक जज के तौर पर कर रहा है, एक पुलिस वाले के तौर पर कर रहा है, एक पत्रकार के तौर पर कर रहा है। ऐसे में ये टर्म कर देना कि अगर अमुक आइडियोलॉजी से आया है तो ये देश के लिए घातक ही है, अगर ऐसा है तो फिर सीधे सीधे उन बातों को ले जाकर कोर्ट कचहरी करना चाहिए कि ये तो राष्ट्र विरोधी तत्व हैं और इनसे देश को बचाएं। दिनेश जी, मेरी बात बहुत साधारण सी है, आपके दर्शक समझ रहे होंगे कि आज स्कूलों से लेकर के कॉलेज से लेकर यूनिवर्सिटी तक ऐसे लोग जो अपनी काबिलियत के दम पर वहां सिरमौर बने नहीं हैं, वो सिर्फ इसलिए सिरमौर बने हैं कि वो RSS का झोला उठा रहे हैं। हमने तो देश में और कभी नहीं देखा है। श्याम जी, ये आरोप तो आप लोगों के ऊपर भी लगे ना कि आपने एक पर्टिकुलर सरनेम वाले लोगों को ज्यादा रिक्रूटमेंट में तरजीह दी,
तो फिर ये आरोप ये तो दूसरे जो आपके ओपोनेंट्स है, पॉलिटिकल ओपोनेंट्स, उनके पास भी हथियार है ना आपकी तरफ चलाने के लिए। आपका सवाल एक साधारण कुतर्क है जिसको जनजी समझता है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपको आंकड़े बताने चाहिए थे, आप बताते कि नहीं हमारे देश के शैक्षणिक संस्थाओं पर आरएसएस ने कब्जा नहीं किया है, और ये जो जनजी कह रहा है अपने प्रोटेस्ट में ये गलत है, और या ये कहते कि मोहन भागवत जी ने ऐसा कहा है। आप ये कह रहे हैं कि एक पर्टिकुलर सरनेम के लोगों को रिक्रूटमेंट्स में तरजीह देना ये कुतर्क है। ठीक है, मैं इसको स्वीकारता हूं।